इस वक्त की बड़ी खबर इंडोनेशिया से, जहां पर तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 5.9 तीव्रता मापी गई है। दहशत में लोग नजर आए। इंडोनेशिया के पश्चिमी आचे प्रांत में भूकंप के झटके महसूस किए गए। आज सुबह 5 सुबह के वक्त 5.9 तीव्रता का ये भूकंप आया है। फिलहाल सुनामी की चेतावनी भी जारी नहीं की गई है। किसी तरह के कोई नुकसान की सूचना अब तक नहीं सामने आई है। और ऐसे में लगातार हर रोज़ जब इस तरह की खबरें आती हैं तो जाहिर सी बात है, डर में तो लोग नज़र आते हैं। और लगातार अलग अलग दुनिया भर के इलाकों में भूकंप के तेज झटकों से धरती कांप रही है। एक बार फिर से यही हुआ। 5.9 मापी गई है तीव्रता। जब 5 तीव्रता की ऊपर झटके महसूस किए जाते हैं भूकंप के, तो उस वक्त स्थिति गंभीर हो जाती है। बड़े नुकसान होने की संभावना होती है। और यहाँ पर 5.9 तीव्रता का ये भूकंप था। गनीमत ये रही कि किसी भी तरह के कोई नुकसान की खबर सामने नहीं आई है। हालांकि लोग डरे सहमे जरूर नजर आए जैसे ही धरती कांपी और साथ ही साथ हलचल शुरू हुई। उसके बाद लोगों ने अपने ऑफिस से, घरों से निकलकर शुरू किया भागना। खुले मैदान की तरफ लोग भागते नजर आए खुद को सुरक्षित करने के लिए। लेकिन लोगों के अंदर अब भी डर है। न जाने कब कहां पर एक बार फिर इसी तरह से धरती कांपे और कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए। ये डर लोगों के मन में अब बैठ चुका है। ये डर लोगों को अब सता रहा है। बेहद बड़ा संदेश है ये। बहुत बड़ा बदलाव जो है वो हो रहा है। प्रकृति बहुत बड़ा इशारा जो है वो कर रही है। लगातार इतनी तेजी के साथ जब भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं, तो ऐसे में सवाल बेहद से उठते हैं। पहले अनुमान इसका नहीं लगाया जा रहा है, साथ ही साथ पहले से इसको लेकर कोई चेतावनी नहीं दे पाई जा रही है, जिसके चलते और भी ज़्यादा यहाँ पर लोगों के अंदर डर जो है वो महसूस किया जा रहा है। और चलिए आप इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आदित्य कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, अब इंडोनेशिया की धरती भूकंप के झटकों से कांपी है। 5.9 तीव्रता का ये भूकंप महसूस किया गया है। दुनिया भर के अलग अलग देशों में, अलग अलग इलाकों में लगातार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। आदित्य, जी पिंकू, ये बहुत ही ज्यादा भयानक स्थिति है, भयावह स्थिति है। डर का माहौल है कि किस तरीके से आप देख रहे हैं कि देश के अलग अलग, विश्व के अलग अलग हिस्सों में अचानक से इस तरीके के भूकंप जो हैं वो आ रहे हैं और धरती बहुत ही ज्यादा कांप रही है। अब जैसे इंडोनेशिया में जिस तरीके से अभी भूकंप आया, आपको आश्चर्य होगा जानकर कि शुरुआती जो झटके थे वो 6.2 के थे, जो धीरे 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 कम होकर के 5.9 जो है वो जो है रिक्टर स्केल पे मापे गए हैं। अब ये समझिए कि ये बहुत ही ज्यादा होता है। इसका मतलब है कि इसके बाद भी जो हल्के हल्के छोटे छोटे भूकंप के झटके हैं वो लोगों को लगातार आते रहेंगे। अब ये समय कब हुआ? ये समय था 2:48, जो सुबह का वक्त होता है, वहां का जो लोकल जो टाइम होता है उसके अनुसार। आप समझिए कि वो कितना भयानक रहा होगा। लोग सो रहे होंगे, लोग आराम से अपने घरों में, बच्चे सो रहे होंगे, अपने परिवार के साथ सो रहे होंगे, तो उसी जिससे झटका लगा होगा तो किसी चीज जो है वो रही होगी। और ये बहुत ही यो सिनबांग सिटी है वहां का, वहां से लगभग 60 किलोमीटर के अंदर के जो दायरा है वहां उसका जो रहा है, केंद्र रहा है। साथ ही अगर हम सी लेवल की बात करें तो 30 किलोमीटर के नीचे सी लेवल पे जो ये भूकंप था। यानी कि जो एक आशंका जताई जाती है कि भूकंप इस तरीके से तेज था, भूकंप अगर आया है तो हो सकता है सुनामी भी आ सकता है। लेकिन अभी तक विभाग ने, वहां के जो भूगर्भ शास्त्री हैं, उनके तरफ से अभी तक इस तरह की कोई बात नहीं अभी ये कहा गया हो कि सुनामी आने की बात हो। लेकिन फिर भी लोगों को एहतियातन जो है ये बताया गया है कि आप एहतियात रखिए, किसी तरीके से भी कुछ सुनामी की बात आएगी पहले जो वहाँ की जो डिपार्टमेंट्स हैं वो बताया, लेकिन वार्निंग दिया जाएगा। लेकिन लोगों में इसको लेकर के डर बना हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार अलग अलग हिस्सों में जो भूकंप आए हैं, तो चाहे यहाँ इंडोनेशिया की ही बात कर रहे हैं या कहीं और की किसी देश में जैसे आ रहे हैं, तो हो सकता है कि उससे कि उसका जो बाद का जो असर होता है, एक बार भूकंप आने के बाद अगर तेज झटका होता है उसका असर बाद तक दिखता है, जिस वजह से आम लोगों को काफी समस्या जो है वो हो सकती है। और वैसे भी अभी जिस तरीके से लगातार वहां पे भूकंप अभी आए हैं तो लोगों में पहले से भी डर का माहौल है, उसका असर आम लोगों के जीवन पे है। लेकिन जिस तरीके से आज भी हुआ है वैसे ही सेम स्थिति जो है पहले भी आ चुका है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार वहां पे रहा है।
वो इससे पहले भी वहां पर इस तरीके के भूकंप जो है सो आया रहा है। और सिस्मिक जोन जो है कितना सिस्मिक जोन पे है, तो वो सिस्मिक जोन बहुत ही ज्यादा वहां खतरनाक माना जाता है कि वहां जो है 127 ऐसे वॉल्केनो है, ऐसे केंद्र है जो वहां पे एक्टिव है। इन सब के वजह से जो टेक्टोनिक जो मूवमेंट है वहां पे बहुत ही ज्यादा फ्रिक्वेंटली है, बहुत ज्यादा होता है। और जो भूकंप आता है वो टेक्टोनिक प्लेट के टकराने की वजह से ही होता है, जिस वजह से वहां पे इस तरीके की जो स्थिति लगातार आती रहती है। और इसी वजह से वहां पे ऐसे हालात जो है उत्पन्न हुए हैं। हालांकि जिस वजह से टेक्टोनिक प्लेट वहां पे जिस तरीके से हिलते रहते, टकराते हैं और भूकंप की स्थिति वहां पे बनी रहती है, लोग पहले से भी तैयार होते, लेकिन अस्त व्यस्त हो जाना जीवन एक हो जाता है जब भी ऐसी जो भूकंप के झटके होते हैं। तो घर में लोग होते हैं, वो घर से बाहर आते हैं, उसके बाद पूरा जो उनका जीवन है अस्त व्यस्त हो जाता है। और जो घर में आराम करने वाले लोग होते हैं, कर रहे होते हैं, उनको भी एक डर का माहौल जो है वो देखना जो ज्यादा झेलना पड़ जाता है। आप समझिए कि 127 जिस देश में वोल्केनो, एक छोटा सा देश है और 127 वहां पे वोल्केनो एक्टिव हैं, यानी अब कितने भी बचाव की स्थिति हो, लेकिन आपातकालीन स्थिति में वहां पे किस तरीके की स्थिति उत्पन्न हो जाती होगी। जी पिंकी। ठीक है आदित्य, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और फिलहाल आप बढ़ेंगे आगे इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे खास मेहमान के पास। आपदा प्रबंधन की जानकार कृष्ण मित्र जी हमारे साथ है। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। इस वक्त जो समय है वाकई में चिंताजनक है, क्योंकि हर तरफ जो भूकंप के झटके हैं वो महसूस किए जा रहे हैं। चारों तरफ से ये खबरें जो है वो सामने आ रही हैं, ना जाने कब कहां पर धरती कांप जाए। अब इंडोनेशिया में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। ये इंडोनेशिया जो कि एक द्वीप समूह राष्ट्र है, यहाँ पर अधिक संवेदनशील जो है वो बढ़ती जाती है, क्योंकि बहुत सी ज्वालामुखी यहाँ पर हैं। ज्यादा अधिक खतरा जो है यहाँ पर देखा जाता है। अब यहाँ पर 5.9 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जी, बात यह है कि ये ऑलरेडी सिस्मिक जोन है। और आज से नहीं, हम तो बचपन से ही सुनते आए हैं कि जापान एरिया या ये जो ईस्टर्न साइड के जो आइलैंड्स हैं, ये सारे भूकंप के संवेदनशील इलाके हैं। यहाँ पे शुरू से ही भूकंप आते रहे हैं, और यहाँ पे भूकंप आना कोई नई बात नहीं है, कोई आश्चर्यजनक बात नहीं। सिर्फ ये, और इसीलिए हम पढ़ते भी आए हैं बचपन से कि जापान साइड में, उस सारे साइड में ज़्यादातर ऐसे मकान बनाए जाते हैं, ऐसी बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं जो कि भूकंप टॉलरेंट हो, और होती भी हैं। लेकिन अब विद मॉडर्नाइजेशन हमने ये देखा है कि वहाँ पे ज़्यादा पक्की बिल्डिंगें बननी शुरू हो गई हैं, जिसकी वजह से और मल्टी स्टोरेड इमारतें खड़ी होनी शुरू हो गई हैं, जिसकी वजह से कि भूचाल के जो इफेक्ट्स हैं, आफ्टर इफेक्ट्स जो है, डिस्ट्रक्शन जो है, वो बहुत ज़्यादा नजर आनी शुरू हो गई है। मेरे को लगता नहीं पॉसिबल, लेकिन अगर किसी तरह से यहाँ की सरकारें लो बिल्डिंग्स बनाए, इतनी ऊंची मंजिलें इमारतें न बनाए, वो शायद हेल्प होगी। और उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए कि भूकंप विरोधी जो इमारतें हैं, जो डिज़ाइंस हैं टॉलरेंट टू अर्थक्वेक्स, वो ही बनाई जाए। और जो प्रेजेंट की बिल्डिंग है उनको ऐसा रिट्रोफिट किया जाए कि भूकंप के इफेक्ट्स उन बिल्डिंग्स में कम हों। जैसा कि हमने म्यांमार भूचाल में देखा है अभी 2 हफ्ते पहले, वहां पे अब स्विमिंग पूल बनने लग गए हैं छतों के ऊपर। वो जो जितना आप वेट धरती से दूर ऊपरी मंजिलों में बनाएंगे, उतना उस बिल्डिंग का जो स्वेइंग है, जो पेंडुलम इफेक्ट है, वो ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि आपने वजन ऊपर ज्यादा कर दिया। और जो नीचे की मंजिलें हैं उनमें अगर आप देखें तो उस स्वेइंग की वजह से, उस झूलने की वजह से, जो नीचे की 3-4 मंजिला बिल्डिंग है उन पे ज्यादा स्ट्रेस आता है, उनमें ज्यादा क्रैक्स नजर आएंगे, उनमें ज्यादा डैमेजेस नजर आएंगे। और ये सब जो है अब उनकी लोकल सरकारों को देखना पड़ेगा। ये एकदम या आजकल में काम नहीं हो जाएगा, ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग होनी चाहिए।
किस तरह से बिल्डिंग्स को सेव किया जाए, जो एग्जिस्टिंग है उनको सेव किया जाए, और जो आइंदा से बनने वाली बिल्डिंग है वो 30-30 मंजिला इमारतें न बनाए, तो वहां पे ठीक होगा। क्योंकि हमेशा भूचाल आते रहेंगे, वहां पे टेक्टोनिक प्लेट्स की का स्ट्रक्चर ऐसा है कि आपस में एक दूसरे से टकराती हैं और टकराती रहेंगी। हम्म वहां पे आप भूचाल नहीं रोक सकते। हम्म तो इसके लिए सिर्फ सावधानी जो है वो बरत कर कुछ गनीमत की उम्मीद जो है वो की जा सकती है, लेकिन भूचाल को रोका नहीं जा सकता है। जी। सर, अगर बात की जाए, दुनिया भर के हर इलाके में भूकंप के झटके हर रोज महसूस किए जा रहे हैं। लोगों के अंदर एक डर जो है वो बैठ चुका है, ना जाने कब कहां पर धरती कांप उठे और कब यहां से भागना पड़े खुद को बचाने के लिए सुरक्षित जगह की तरफ। ऐसे में दिल्ली एनसीआर में कहें या देश के अलग अलग इलाकों में कहें, यहाँ पर भी लगातार जो है भूकंप के झटकों में अब काफी वृद्धि हुई है। बहुत कम समय के अंतराल में भूकंप के झटके यहाँ पर भी महसूस किए जा रहे हैं। ऐसे में भारत की स्थिति भूकंप के झटकों को बर्दाश्त करने के लिए कैसी है? देखिए, मैं पहले एनसीआर दिल्ली की बात करूंगा। हमारा इलाका जोन 3 और जोन 4 में आता है। मींस के यहाँ पे भूकंप आने की ज़्यादा चांसेस हैं। जहाँ तक के भूकंप कब आएगा, कैसे आएगा, कहाँ आएगा, इसकी प्रेडिक्शन नहीं हो सकती, इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। कोई दुनिया में ऐसी कोई मशीन नहीं बनी जो कि आपको पहले बता दे कि टेक्टोनिक प्लेट्स हिलेंगी और भूचाल आएगा कहाँ पे। इसके लिए हमें सिर्फ तैयार रहना है, बिल्डिंग्स को तैयार करना है, अपने आप को तैयार करना है। यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि जनता को ट्रेनिंग दी जाए, मास स्केल ट्रेनिंग दी जाए कि अगर कोई भी डिजास्टर, मैं सिर्फ भूचाल की ही बात नहीं करूंगा, मैं आग से आगे रोज लगती रहती हैं। जब बारिशें आती हैं तो पानी भर जाता है, बाढ़ भी आ जाती है। सो ये जितने भी डिजास्टर्स, रिकग्नाइज्ड डिजास्टर्स है, नेचुरल डिजास्टर्स, खास तौर पे नेचुरल डिजास्टर, उनकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। उसके लिए जो सरकार डेमोन्स्ट्रेशन देती है, जो कि एजेंसीज कंसर्न जो मॉक एक्सरसाइज करती हैं, वो मॉक एक्सरसाइज में, उस मॉक एक्सरसाइज में ज्यादा से ज्यादा पब्लिक पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। पब्लिक पार्टिसिपेशन एज विटनेस नहीं कि आप देखिए, खड़े होकर तमाशा देखिए, नहीं। आप जो एजेंसीज हैं जब वो ट्रेनिंग करती हैं, उनको चाहिए कि लोगों को खुद उनको बताएं कि कैसे करना है और उनसे करवाएं, बजाय कि आप करके उनको दिखाएं। उनसे करवाएं। फायर एक्सटिंग्विशर कैसे चलाना है, ये लोगों को दे फायर एक्सटिंग्विशर उनके हाथ में, उनको बताएं कि कैसे। अगर हमने भूचाल के दौरान में सीढ़ियों से उतरना है, किसी बिल्डिंग से उतरना है, या उछली मंजिल में फंसे हुए हैं, तो हम कहाँ पे अपने आप को खड़े होके या लेट के बचा सकते हैं, किस तरह से बचा सकते हैं। बिल्डिंग से लोग कूदना शुरू कर जाते हैं, वो उसका क्या इलाज है। अब ये चीजें जो है, ये हमें पब्लिक को सिखानी पड़ेंगी। जब तक हम प्रिपरेशन नहीं करेंगे, तब तक हम प्रिपेयर्ड नहीं होंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट के सिंपल प्रिंसिपल्स हैं: प्लान, प्रिपेयर एंड प्रैक्टिस। पहले तो प्लान करें, आपकी प्लान हर एक किस्म की होनी चाहिए नेचुरल एंड मैन मेड डिजास्टर्स के लिए। फिर उनको आप इंप्लीमेंट करके प्रैक्टिस करें। ये करना बहुत जरूरी है। जब तक ये नहीं होगा, और हम मुझे अफसोस होता है ये कहते हुए, लेकिन मजबूर हूं मैं कहने के लिए कि हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है आज पेपर टाइगर। ब्यूरोक्रेसी ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ये डिजास्टर का सब्जेक्ट जो है ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट को दिया गया। मैं इस डिजास्टर मैनेजमेंट में कंसल्टेंट हूँ 2005 से। मेरे को ये समझ नहीं आती कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट को कैसे दिया गया है। इसके जो कमिश्नर्स हैं वो लोकल मैजिस्ट्रेट हैं। लोकल मैजिस्ट्रेट के पास अपने ही वकालत के या मुकदमे हैं कि उनसे
बिल्कुल। और जिस तरीके से सर आपने बताया है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को आपदा प्रबंधन का डिपार्टमेंट दे दिया गया है, और जाहिर सी बात है इसका कहीं ना कहीं असर जो है वो आपदा के वक्त भी देखा जाएगा। जिस तरीके से अभी मॉक ड्रिल करवाए जाना बहुत ज़रूरी है, जिस तरीके के हालात जो हैं वो भूकंप को लेकर बने हुए हैं, ना जाने कब भूकंप आ जाए, कब यहाँ पर बड़ी आपदा आ जाए, कब बड़ा नुकसान हो जाए। मॉक ड्रिल कराना बेहद ज़रूरी है, लोगों का पार्टिसिपेशन इस पे बेहद ज़रूरी है। साथ ही साथ जिस तरीके से आप बता रहे रेवेन्यू डिपार्टमेंट को दिया गया, इसका असर भी कहीं ना कहीं पड़ेगा, ये भी जो है एक डर है। अभी अब बाद में सॉरी प्लीज से अगेन, मेरा जी फोन आ गया जी सर, दोबारा। जिस तरीके से आप बता रहे थे कि आपदा प्रबंधन डिपार्टमेंट रेवेन्यू को दिया गया है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को दिया गया है, तो जाहिर सी बात है इस तरह की जब स्थिति आएगी तो इसका असर कहीं ना कहीं पड़ेगा। नहीं, वो हो रहा है, हम देखते। यू सी, हम लोग जो हैं, जब भी कोई आपदा आती है, खास तौर पे भूचाल आता है, मैंने देखा था जब नेपाल का भूचाल आया था, मेरा ख्याल है आज से कोई 4-5 साल पहले, कोई नहीं, देयर वाज नो रिएक्शन, सिर्फ लोग हफड़ा दफड़ी में इधर उधर घूम रहे थे। अब मैं क्या करूं किसी को मालूम नहीं। मैं सड़क पे था उस वक्त, अपनी गाड़ी में था, मैं गाड़ी से उतर के खड़ा हो गया, मैंने किसी को अपनी गाड़ी रोक के साइड में लगा के गाड़ी से उतरते हुए नहीं देखा। ट्रैफिक नॉर्मली चलता रहा, लोगों को ये नहीं मालूम कि मैं क्या करूं। जो पब्लिक की ट्रेनिंग है वो जब तक पूरी नहीं होगी। अब देखिए जापान जैसे देश में ठीक है, हर एक आप जाएं तो हर एक जगह पे हर एक को अपना मालूम है कैसे करना है। वो बिल्कुल। इतने ट्रेन्ड और डिसिप्लिन है कि वो लोग फॉलो करते हैं। एक तो हम जो सिविक एजेंसीज बताती हैं, हम उनको फॉलो नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल सर, और जाहिर सी बात है जिस तरीके से आप पूरे तरीके से इन्वायरमेंट पे बहुत बड़ा चेंज जो है वो देखा जा रहा है। इसी के साथ अब जनता को, सरकारों को जो है हर तरह की आपदा से निपटने के लिए भी तैयार रहना बेहद ज़रूरी होगा। लोगों के अंदर जागरूकता पहुंचाना बेहद ज़रूरी होगा, लोगों को करेक्ट इन्फॉर्मेशन, करेक्ट स्टेप्स जो है वो बताना बेहद ज़रूरी होगा, तब जाकर ही बड़े नुकसान से जो है वो बचाया जा सकता है, खुद को भी, अपनों को भी और संपत्ति को भी। फिलहाल